Assalamu alaikum dear students, this is Pirzada Asif from Department of Physics at Sky Classes. So I welcome you again to the online revision capsule course, an initiative taken by respected Hamid Mufti Sahab and Dr. Saddam sir. So बेटा आज मैग्नेटिज्म का जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो डिस्कस हुआ था और आज हम सोलेनाइड को डिस्कस करेंगे और मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ को भी अगर टाइम आया डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा इसी के साथ कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा और ये मैग्नेटिज्म कंप्लीट करके आपको रेस्पेक्टेड बिलाल सर सैटरडे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ड्यूअल नेचर एटम्स न्यूक्लियर भी पढ़ाएंगे, फिर सेमीकंडक्टर्स हारिस सर पढ़ाएंगे, देन अकॉर्डिंगली आई विल सी। और लास्ट पे मेरा एक न्यूमेरिकल्स का फिनिशिंग टच रहेगा, वो न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगा बेटा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर टू यू? उसका एक फिनिशिंग टच जरूर मैं दे दूंगा बेटा, तो आप यहां ख्याल रखोगे। आज और कल मेरा लास्ट लेक्चर होगा मैग्नेटिज्म पे, तो उसके साथ बेटा मैंने आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए एज फार एज द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो बेटा ये जो क्वेश्चन था डिफाइन एम्पियर सर्किट लॉ, ये मैंने कल डिफाइन किया और उसके साथ साथ मुझे आज क्या करना है, मुझे एक सोलेनॉइड में देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है। सो यू नो, लेट अस फर्स्ट डिफाइन सोलेनॉइड। ओके बेटा, व्हाट इज सोलेनॉइड? बेटा अगर आप देखोगे, अगर आप एक इंसुलेटेड वायर ले रहे हो, ओके बेटा, और आप उस इंसुलेटेड वायर को टाइटली वाउंड कर रहे हो, ठीक है, और उसको ऐसे वाउंड कर रहे हो कि वो जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्ट्रक्चर हेलिक्स है या हेलिकल है। सो अ टाइटली वाउंड इंसुलेटेड वायर और एन इंसुलेटेड वायर वाउंड टाइटली in the form of helix is called solenoid. So solenoid कुछ नहीं है बेटा, एक इंसुलेटेड वायर है जिसको वाइंडिंग की है, टाइटली वाइंड किया है इसको, और एक ऐसी शेप दी है, हेलिकल शेप दी है। आज कशीर पर वनान दच कुल खसा हले हले आत्नो चले वारजा, जैसे डीएनए हेलिकल होता है ना, डीएनए भी हेलिकल होता है, वैसे ये भी हेलिकल है। इज दैट क्लियर? हेलिकल शेप। सो नाउ, so let me write down the definition. An insulated wire wound tightly in the form of helix is called solenoid. Clear to you? Okay, समझ आ रहा है बेटा? तो एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं, वो ये है बेटा, जो आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पढ़ा रहा हूं ना, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के स्काई क्लासेस से आपको उनके नोट्स भी मिलने वाले हैं। आई नो कि ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मैं भी एक बार स्टूडेंट रहा हूं। उस टाइम हम बड़ी जद्दोजहद करते हैं कि हमारे पास एक कुछ कंसाइज मटेरियल मिले। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स स्काई में बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपको वो कैंपस में प्रोवाइड हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, क्योंकि मुझे पता है कि नोट्स की इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि रेफरेंस में इतना लिखा है, इंसान इस टाइम परेशान होगा कि लिखे क्या, पढ़े क्या। तो इसलिए आई नो दैट दिस इज द टाइम व्हेन यू मस्ट बी वेरी मच कंसाइज। सो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो नोट्स आपको मिल जाए। सो दिस इज द सोलेनॉइड। नाउ बेटा इस सोलेनॉइड में क्या होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। तो उससे क्या होता है, और एक बात,
अगर आप इस सोलेनॉइड को बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, तो बेटा इसमें करंट फ्लो होगी. सो व्हेन द करंट बिगिन्स टू फ्लो इन इट, ओके, now it will create a magnetic field. You know, a current carrying conductor produces a magnetic field. So this magnetic field, अगर देखा जाए आइडियली, अगर आप देखोगे आइडियली हम देखते हैं कि बेटा बाहर कोई फील्ड नहीं होता है, बाहर जो फील्ड होता है वो जीरो होता है. लेकिन अगर रियल सिचुएशंस में देखा जाए तो वीक होता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है. लेकिन आइडियल सिचुएशन में, आई मीन एक आइडियल सोलेनॉइड में बाहर कोई फील्ड नहीं होता है, दैट इज इक्वल टू जीरो. सो आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, बट इनसाइड इट द फील्ड इज, प्लीज लिसन टू मी, द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म. इज दैट क्लियर? सो अंदर जो फील्ड होता है सोलेनॉइड में बेटा वो स्ट्रांग होता है और यूनिफॉर्म होता है. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट आई वांट टू नो व्हाट इज द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. यानी कि ये कौन सा सोलेनॉइड है? इट इज द करंट कैरिंग सोलेनॉइड. नाउ आई वांट टू डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ. सो क्वेश्चन इज दैट हमें एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड. तो बेटा क्या करेंगे, एक बार फिर से मैं डायग्राम बनाना चाहता हूं. तो हमें क्या करना है बेटा, हमें पता है कि इसमें करंट ऐसे जाएगी, ओके. तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यू नो कि अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना चाहता हूं तो पहला सेटअप उसमें यह है कि मुझे एक लूप ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं बेटा. तो हम क्या करेंगे, पहला सवाल है कि वो एम्पीरियन लूप कहां पे ड्रॉ करेंगे. क्या वो एम्पीरियन लूप बाहर रखेंगे, क्या वो एम्पीरियन लूप पूरा का पूरा सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे, या क्या वो एम्पीरियन लूप आधा बाहर रखेंगे और आधा सोलेनॉइड में रखेंगे. 3 केसेस में मुझे बताओ कि मैं उस रेक्टेंगुलर लूप को कहां पे रखूंगा. तो याद रखोगे बेटा, अगर मैं एम्पीरियन लूप यहां पे रखूंगा, रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप लेंगे क्योंकि इसकी बाउंड्रीज होती हैं, जब इसकी बाउंड्रीज होगी तो यह आसान हो जाएगा सॉल्व करने में. और एक बात, अगर आप इस सोलेनॉइड को फ्रंट व्यू में देखते हो, दूर से देखते हो, तो ये रेक्टेंगल जैसा दिखता है, तो इसका जो लूप आएगा वो रेक्टेंगुलर लेते हैं. तो अगर आपने ये लूप सोलेनॉइड के बाहर रखा तो यू नो आउटसाइड द सोलेनॉइड बी इज जीरो, तो कोई फायदा नहीं है वहां पे रखने का. अच्छा बेटा, अगर आपने अंदर ऐसे लूप रखा, अंदर रखा लूप, ये टर्न्स हैं और लूप इसके अंदर रखा, तो होगा क्या, वहां वैसे भी एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जब आप लूप को अंदर रखोगे, ये थ्रेड्स हैं 1 2 3, और आपने इसके अंदर बेटा लूप रखा, तो वो कोई करंट एनक्लोज नहीं करेगा. एम्पियर सर्किटल लॉ यूज होता है फील्ड निकालने के लिए, लेकिन जब वो करंट को एनक्लोज करेगा, तो बेटा अगर आपने एम्पीरियन लूप को इस सोलेनॉइड के अंदर रखा तो वो कोई करंट एनक्लोज नहीं करेगा. तो उसकी वजह से हम लूप को अंदर भी नहीं रख सकते बेटा. तो ना बाहर ना अंदर. तो कैसे रखेंगे बेटा, ऐसे रखना पड़ेगा ताकि वो कुछ करंट को एनक्लोज करे, थ्रेड करे. तो बेटा देखो मैं कैसे एक एम्पीरियन लूप यहां पे ड्रॉ करूंगा. आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस. आधा सोलेनॉइड के अंदर, आधा सोलेनॉइड के बाहर. लेट आई मेंशन द नेम, से दिस इज ए बी सी एंड डी. ओके, दिस इज द सेंस ऑफ पाथ ऑफ दिस एम्पीरियन लूप. ओके, सेंस ऑफ पाथ. नाउ अब बेटा क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है.
So the second setup is apply Ampere's circuit law. What is Ampere's circuit law? Closed integral of B dot dl is equal to mu naught times current enclosed, right? Okay. तो बेटा अब यहां पे मसला है, ये जो आप क्लोज्ड इंटीग्रल ले रहे हो इस क्लोज्ड पाथ का, आप इस क्लोज्ड इंटीग्रल को ओपन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। पता है कैसे बेटा? क्लोज्ड इंटीग्रल मीन्स यू आर समिंग द बी एंड डी एल अराउंड ए क्लोज्ड पाथ। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, इस बी डॉट डी एल के क्लोज्ड इंटीग्रल को 4 इंटीग्रल्स में लिख सकता हूं। कैसे? आई कैन राइट इट लाइक दिस, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल किसके बराबर आएगा? इंटीग्रल बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल फ्रॉम बी टू सी प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल फ्रॉम सी टू डी प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल फ्रॉम डी टू ए। ऐसे लिख सकते हैं ना, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रल्स में, कभी कोई क्लोज लूप की इंटीग्रेशन होती है, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो बेटा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल बेटा किसके बराबर लिख सकते हैं? इंटीग्रल बी डॉट डी एल, यस, फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रल, ये क्लोजर तो है नहीं, बी डॉट डी एल फ्रॉम बी टू सी प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल, शाबाश, फ्रॉम सी टू डी प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल फ्रॉम डी टू ए। यस, तो बेटा क्या करोगे? शाबाश, यहां पे इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू, देखो बेटा ए डॉट बी यू नो ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो क्या बेटा ऐसे लिख सकते हैं? बी डॉट डी एल के बदले हम लिख सकते हैं इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा। बट लिसन टू मी, आप अगर बेटा देखोगे कि यहां पे जो ए से बी तक अगर आप छोटा सा एलिमेंट ले रहे हो डी एल वैक्टर, ओके, और फील्ड भी चेक करो, फील्ड भी यही से है ऐसे, ओके, किसी और कलर से दिखाता हूं मैं, ठीक है? तो चेक करो बेटा ए से बी तक जो पाथ लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन सेम आ रही है। तो बेटा क्या लिखेंगे यहां पे? एंगल कितना आएगा? कॉस 0, राइट? किसी कॉस 0 प्लस, चलो बेटा अब इस पे आ जाओ, इंटीग्रल बी डॉट डी एल फ्रॉम बी टू सी। जरा बेटा यहां देखो, पाथ लेंथ ये ले लो, यहां पे छोटी सी लेंथ ले लो डी एल वैक्टर, ओके, और ये है बी वैक्टर। आप अगर चेक करोगे यहां पे बी वैक्टर और डी एल वैक्टर के बीच में बेटा जो एंगल आ रहा है वो 90 आ रहा है। सो आई विल राइट इट लाइक दिस, ये कहां से कहां है? ए से बी प्लस ये कहां से कहां है? बी से सी। Shall I write it as B dl cos 90? Yes. Plus integral C to D B dl. Yes, पहले मैं चेक करता हूं बेटा, C से D तक ये वो पाथ है जहां पे कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि अगर हम आइडियल सॉलिनॉइड ले रहे हैं तो आइडियल सॉलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होता है। तो बेटा ये जो टर्म है इससे मैं दिखाता हूं, ये टर्म 0 ऑलरेडी है, इट इज 0। Why? Because outside solenoid
b इज इक्वल टू 0। सो जब b 0 है तो ये टर्म आएगी नहीं, तो मैं ये टर्म यहां पे लिखूंगा ही नहीं, बिकॉज इट इज इक्वल टू 0। ओके, प्लस इंटीग्रल अब बचा d टू a b dl cos। जरा बेटा चेक करो, यहां पे d से a तक जो पाथ लेंथ आपको दिख रही है वो यहां से है, और फील्ड जो है वो यहां से है। तो एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड b वेक्टर along this path dA it is again 90 डिग्री। तो यहां पे बेटा क्या लिखूंगा मैं, cos 90। तो बेटा आपको पता है cos 90 0, cos 90 0, तो खाली एक ही टर्म बचेगी यहां पे। क्या लिखेगी बेटा, क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl किसके बराबर आ गया बेटा, शाबाश। यहां पे ये टर्म बचेगी क्योंकि cos 0 1 है, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो क्या बचा, इंटीग्रल a टू b b dl। cos 0 1 है तो खत्म बात। अब बेटा मान लो इस रेक्टेंगुलर लूप जो एम्पीरियन लूप है, इसकी जो लेंथ है बेटा वो मान लो L है, इसकी जो ब्रेडथ है वो मान लो B है। तो बेटा क्या करेंगे यहां पे, यू नो दैट इनसाइड द सोलेनोइड फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो B को बाहर निकालो। अंदर किसको इंटीग्रेट होगा, DL को। बेटा कहां से कहां तक, A से B तक। सो जब आप इस लेंथ को बेटा इंटीग्रेट कर रहे हो A से B तक, वो नहीं देगा टोटल लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप। सो आई कैन से दैट दिस इज इंटीग्रल ऑफ DL इज द टोटल लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप। तो बेटा यहां से जो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL निकला, दैट इज इक्वल टू B इंटू L। तो अब क्या करोगे, एम्पियर सर्किट लॉ में पहली रिलेशन क्या थी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL बराबर था म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड, और क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL किसके बराबर निकला, B इंटू L इक्वल्स टू म्यू नॉट। व्हाट अबाउट करंट एनक्लोज्ड, बेटा आप मुझे बताओ कि इस एम्पीरियन लूप ने कितनी करंट एनक्लोज की है। बेटा यहां पे देखो, आपको पता है कि एक एक टर्न में I करंट है, और अगर मैंने एम्पीरियन लूप लिया और मान लो वो n नंबर ऑफ टर्न्स को एनक्लोज कर रहा है, तो वो कितनी करंट एनक्लोज करेगा, Ni। क्यों बेटा, देखो ऐसे है, ये एक टर्न है, तो अगर मैंने एम्पीरियन लूप एक टर्न पे डाला तो ये I करंट एनक्लोज करेगा। अगर यहां पे दो टर्न्स हैं ऐसे, और मैंने एम्पीरियन लूप लिया, तो ये दो टर्न्स को अगर एनक्लोज करेगा तो करंट एनक्लोज होगी 2I, क्योंकि एक एक टर्न में करंट I है बेटा। ठीक है, तो अगर मैंने ये ऐसे है, ओके, दीज आर द टर्न्स, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, और ये मेरे पास लूप है, इसने 3 टर्न्स को एनक्लोज किया तो करंट होगी 3I। और अगर ये n टर्न्स को एनक्लोज कर रहा है तो करंट एनक्लोज बेटा बराबर आएगी Ni। सो व्हाट इज n, नंबर ऑफ टर्न्स या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी लिख सकते हो, या नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। सो B जो बेटा है वो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट n, L को नीचे लाओ, n by L into I। and what is number of turns per unit length, it is called number density और टर्न डेंसिटी। सो B जो निकला बेटा, फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड जो निकला वो निकला म्यू नॉट Ni। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जितने यूनिट लेंथ में टर्न ज्यादा होगे उतना सोलेनोइड के अंदर फील्ड भी ज्यादा होगा। यानी कि बमानो तो यिथ कन अगर टर्न्स
टाइट है, अगर ये टाइटली वाउंड है तो यूनिट लेंथ में ज्यादा टर्न्स आएंगे, अगर ये लूजली वाउंड है तो यूनिट लेंथ में कम टर्न्स आएंगे। सो मोर टर्न डेंसिटी मींस मोर मैग्नेटिक फील्ड। अरे जेडब्ल्यू में कोई तूफान तो आता नहीं है, इसमें भी एक सवाल आया था नंबर डेंसिटी वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। कहां तूफान छुन तती वहां सुचुन कहां तूफान के बेसिक कंसेप्ट ही जब अच्छा हो तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni। सो B इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। R पे डिपेंड नहीं करता है, अंदर सॉलिनॉइड में आप कहां हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें आ सकता है, जब एक सॉलिनॉइड में करंट पास होगी क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपैंड करेगा। याद रखोगे जब करंट इनमें पास होती है तो मान लो आपने दो टर्न्स लिए, एक में भी वही से करंट जाएगी, दूसरे टर्न में भी वही से करंट जाएगी। यू कैन एज्यूम दैट ये दो टर्न्स दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं विच कैरीज द करंट इन सेम डायरेक्शन। एंड यू नो व्हेन यू हैव द टू कंडक्टर्स कैरिंग द current in the same direction, they always attract each other. So इसका मतलब क्या हुआ, solenoid में जब current होती है it begins to contract. Is that clear to you? So this is the final expression of magnetic field due to current carrying solenoid. अब बेटा आ जाते हैं Earth's magnetism पे। थोड़ा मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है बेटा, और फिर कल ये डिस्कस करेंगे। टुमारो विल बी माय लास्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म। हाँ, लास्ट लेक्चर आज खुदा रेशन किए तो दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म। लास्ट पे जब सारे टीचर्स अपना अपना पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट पे मैं एक फिनिशिंग टच दूंगा न्यूमेरिकल्स का जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अर्थ मैग्नेटिज्म को इंट्रोड्यूस कर लेंगे बेटा। डू यू नो दैट अर्थ जो है इट इटसेल्फ acts as a huge magnet। बेटा अर्थ भी एक बड़ा मैग्नेट एक्ट करता है, यू नो। और इस अर्थ के मैग्नेटिज्म के स्टडी को, प्लीज रिमेंबर दिस, द स्टडी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिज्म। is called अरे अर्थ के मैग्नेटिज्म को अगर आप स्टडी करना चाहते हो उसी को जियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो बेटा यू नो दैट अगर आप अर्थ की बात करोगे, लेट अस बी कंसाइज, इट हैज द पोल्स जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड इट हैज द पोल जियोग्राफिकल साउथ। और बेटा वो this axis, okay, which is passing through the poles of earth is called geographical axis। इसको क्या कहते हैं बेटा, geographical axis। लेकिन देखा गया बेटा कि अगर आप मान लोगे अर्थ एक मैग्नेट है, और कैसा मैग्नेट है, मान लो अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट लगा के है, ठीक है। अब बार मैग्नेट में क्या हो रहा है, अर्थ के बार मैग्नेट का बेटा जहां से जियोग्राफिकल नॉर्थ है ना, वहां से बेटा इसका मैग्नेटिक साउथ है। क्या है बेटा, मैग्नेटिक साउथ, और यहां से इसका मैग्नेटिक नॉर्थ है। इज दैट क्लियर? सो जियोग्राफिकल एक्सीज, और आप जो एक्सीज ड्रॉ कर रहे हो अलोंग द बार मैग्नेट, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सीज। ओके, क्लियर टू यू? सो होगा क्या बेटा, हमेशा आप देखोगे कि इनके बीच में थोड़ी सी वेरिएशन होती है विच वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। सो नाउ अब बेटा देयर आर टू एक्सीज, वन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सीज, अनदर वन इज कॉल्ड जियोग्राफिकल एक्सीज। तो याद रखोगे, तो यहां पे जहां से जियोग्राफिकल नॉर्थ है वहां से अर्थ के बार मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ है, जहां से जियोग्राफिकल साउथ है वहां से बार मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ है। इज दैट क्लियर? और एक बात बेटा, अगर मैं बेटा ये एक वर्टिकल प्लेन आपको दिख रहा है, ये तो कीबोर्ड है लेकिन प्लेन भी है ना, वर्टिकल प्लेन है ना, तो बेटा अगर मैं एक वर्टिकल प्लेन पास करवा रहा हूं
through a geographical axis. Through which axis? Geographical axis. बेटा उसका नाम पड़ गया geographical meridian. So a vertical plane passing through a geographical axis is called geographical meridian. Okay? Clear? Okay. Now बेटा अगर मैं यही वर्टिकल प्लेन किस एक्सिस पे डालूंगा? मैग्नेटिक एक्सिस पे. किस एक्सिस पे? ये एक वर्टिकल प्लेन है. दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द वर्टिकल प्लेन. अगर मैंने ये वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस पे ड्रॉ किया, उसको बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं. सो ए वर्टिकल प्लेन passing through magnetic axis is called magnetic, yes, meridian. Am I right? So ये चीज आप आज याद रखो. कल बेटा लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ हम डिस्कस करेंगे. मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस कर लेंगे. एंड इन एडिशन टू दैट आई विल आल्सो डिस्कस द एटॉमिक थ्योरी, द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म. और उसके बाद सैटरडे से राइट आफ्टर टुमारो आपको बिलाल सर EMI एंड AC स्टार्ट कर लेंगे. थैंक यू. विश यू ऑल द बेस्ट. अस्सलाम वालेकुम.